हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका चहेता प्रोफेसर सीए राहुल मोदी एंड वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो चलिए दोस्तों, हमारे पिछले डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था फेमा का, उसमें हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में सब बात कर ली थी। हम लोगों ने एप्लीकेबिलिटी देखा, हम लोगों ने एनफोर्समेंट ऑफ फेमा देखा अंडर सेक्शन 36। एक मिनट भूल मत जाइएगा, that citizenship is not a criteria for the applicability of FEMA। और उसके बाद हम लोगों ने देखे थे बहुत सारे डेफिनेशंस, जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट थे। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। याद है कि नहीं? चलो, तो अब हमारे डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम जाने वाले हैं इन अवर नेक्स्ट डिस्कशन, जो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। दोस्तों, मैंने लास्ट लेक्चर के क्लोजिंग में ही आपको बताया था कि फेमा के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो 2 तरीके का हो सकता है, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और दूसरा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो सर, अगर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 5 है और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 6 है, तो हम पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं? यही तो पॉइंट है। पॉइंट क्या है पता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलता है दैट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अरे यार, अगर मैं वो पढ़ूंगा तो पहले मुझे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है वो तो पता होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। चलिए दोस्तों, आ जाइए मेरे साथ। हम देखने वाले हैं नोट्स में कि व्हाट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। चलिए, बाय द वे, हमें 2 चीजों पे ध्यान देना है, एक है डेफिनेशन और दूसरा है सेक्शन नंबर 6। हम दोनों पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 6 RW, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई। सर, ये RW कौन है? रेड विथ। ओके, चलिए। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन व्हिच ऑल्टर्स assets or liabilities including contingent liability outside India for a person resident in India, or alters assets or liability in India for a person resident outside India। ओ, मतलब हम और आप है PRII, और अगर आपने बहुत पैसा कमा लिया और आपने दुबई में एक बंगलो खरीद लिया, या फिर आपने बहुत पैसा कमा लिया और आपने यूनाइटेड स्टेट्स में जाके कोई कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अगर ऐसा कुछ आपने किया है तो इट इज ऑल्टरेशन ऑफ योर असेट्स एंड लायबिलिटीज। दैट मींस फॉर यू इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि आपने जो भी असेट वगैरह क्रिएट किया उसके लिए आपने इंडिया से फॉरेन करेंसी बाहर भेजा। अरे भेजा कि नहीं? बस तो हो गया कैपिटल अकाउंट। मैं इंडिया में हूं, आप इंडिया में हैं, और आपने दुबई में बंगलो खरीदा जिसके लिए आपने दिरहम में पेमेंट किया होगा, तो INR को आपने कन्वर्ट किया दिरहम्स में और दुबई में जाके पेमेंट किया, राइट। सिमिलरली मुझे इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना है, एक फैक्ट्री लगानी है, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर के कंट्री के कोई बैंक से फॉरेन करेंसी में लोन लूंगा। तो उन्होंने मुझे लोन दिया, मान लीजिए कनेडियन डॉलर्स में, और मैंने वो लोन इंडिया में INR में कन्वर्ट करवाया। ये सब में एक चीज हुई है, ए, आपका बाहर असेट क्रिएट हुआ, बी, मेरा बाहर लायबिलिटी क्रिएट हुआ, और आप और मैं क्या है? PRII। तो हमारे लिए ये ट्रांजैक्शन हो गया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। हमारे लिए ट्रांजैक्शन क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आई बात समझ में? सिमिलरली मान लीजिए कि आप है करंटली PROI, आप तो भाई CA बन के पैसा कमाने के लिए US जा चुके हैं, तो आप बन गए PROI, और आपने सोचा कि चलो भाई मुंबई सिटी में एक आलीशान सी फेसिंग घर लेंगे। तो अगर आप करंटली PROI है और आपने इंडिया में कोई असेट क्रिएट कर दिया, तो भी वो आपके लिए क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बात आई समझ में? सो इफ यू क्रिएट असेट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया फॉर अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, or you create asset liability in India for a person resident outside India, it's a capital account transaction, bro। सर, यहां पर एक और चीज लिखा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। उसका क्या करने का? बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटी दोनों के लिए है, मतलब PRII के लिए भी है और PROI के लिए भी है। सर कैसे? यहां पर तो सिर्फ
इट इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ PRII। शांति पुत्र, आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ओके, वेट फॉर सम टाइम, तू थोड़ी देर और ठहर जा। ओके, नाउ तो कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये लाइन मैंने नीचे लिखी हुई है, ये कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर इसका मतलब क्या है? दैट कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब दोस्तों पूरे फेमा में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं आएगा जो शायद कैपिटल शायद करंट है। नहीं, ऐसा नहीं, या तो आप कैपिटल है या तो आप करंट है, एक ट्रांजैक्शन दोनों नहीं हो सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये है हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर फेमा। बेसिक डिस्कशन, क्या ये आपको समझ गया? जल्दी बोलो, यस यस यस। चलिए, तो अब सर चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है क्या, पर क्या मुझे कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने की परमिशन है? मैं कुछ भी कहीं पर भी जाके असेट लायबिलिटी क्रिएट कर सकता हूं? नहीं, इतना आसान नहीं है बबुआ, थोड़ा हमें यहां पे रेगुलेशंस में जाना पड़ेगा। तो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के रेगुलेशंस, जहां पर हमें यह पता चलेगा कि कौन से ट्रांजैक्शन परमिसिबल है, कौन से ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है। ठीक है, चलिए, और ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, चलिए मेरे साथ। तो ये था आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोस्तों, व्हाट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इट मींस। ओके, ये है फर्स्ट। नाउ 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 तो टेक्निकली ये हमारा, अगर आप समझो, ये देखो, ये हमारा फोर्थ डिस्कशन था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। याद है कि नहीं? हाँ, अभी हम आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट बन जाता है हमारा फिफ्थ डिस्कशन। कैपिटल अकाउंट इज अवर फिफ्थ डिस्कशन। ओके, चलिए थोड़ा आगे। अब ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के रेगुलेशंस जो बन जाएंगे हमारा सिक्स्थ डिस्कशन। क्या रेगुलेशंस है, चलो देख लेते हैं, कम ऑन। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि परमिसिबल ट्रांजैक्शन क्या है। सर परमिसिबल का मतलब क्या है? परमिसिबल ट्रांजैक्शन यानी कि वो ट्रांजैक्शन जो आप और मैं बिंदास कर सकते हैं, इवन इफ दे आर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। आपको किसी की अनुमति, अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है। ये दोनों के लिए है। सॉरी, दोनों कौन है? अरे PRII एंड PROI। ओके, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की जो रेगुलेशंस है, जो सन 2000 में आए हुए थे, ओके, वो 3 हिस्सों में बने हुए हैं। रोमन न्यूमरल 1 जो यहां पर आपको दिखेगा, राइट? रोमन न्यूमरल 1, रोमन न्यूमरल 2 एंड रोमन न्यूमरल 3। अब ये जो रोमन न्यूमरल 1 है वो क्या है? दैट टॉक्स अबाउट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। दैट टॉक्स अबाउट परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और वो रोमन न्यूमरल 1 दो स्केड्यूल्स में बटा हुआ है, स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 2। स्केड्यूल 1 क्या बोलता है? स्केड्यूल 1 इज फॉर PRII, यानी कि आपके और मेरे लिए। तो हम जैसे लोग PRII, ओके, कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को बिंदास कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल, उसका लिस्ट है यहां पे। स्केड्यूल 1 एज वेल एज स्केड्यूल 2 भी है यहां पे। Schedule 2 is for a PROI, a person resident outside India। मान लीजिए मेरा पुराना एग्जांपल कि आप सीए बन के बेशुमार दौलत कमाने के लिए जा चुके हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां जाके आप बन जाओगे PROI। तो आपके लिए कौन कौन से परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है वो स्केड्यूल 2 में दिया है। तो PRII के परमिसिबल स्केड्यूल 1, PROI के परमिसिबल स्केड्यूल 2। और ये दोनों स्केड्यूल किसका हिस्सा है? रोमन न्यूमरल 1। सर ये रोमन न्यूमरल 1 क्या है? परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सर परमिसिबल का मतलब क्या है? बेटा जिसको आप बिंदास कर सकते हैं, किसी की अनुमति, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा सर आपने वहां पर नीचे है ना कुछ लिखा है सेल और ड्रॉ, इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब क्या है सर उसका? बेटा हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम है PRII और हमें करने हैं कोई परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो वो दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस अलाउड है। क्या? दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन मतलब क्या? मतलब वो
कैश आउटफ्लो का हो या कैश इनफ्लो का ट्रांजैक्शन हो, दोनों टाइप के परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस अलाउड है। सर कैश आउटफ्लो इनफ्लो नहीं समझा, फिर से। अरे बांगड़ू सुनो, अगर मैंने दुबई में एक बंगलो खरीदा तो उसमें क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा या कैश इनफ्लो होगा इंडिया से? अरे आउटफ्लो होगा ना, मेरे को दिरहम में पेमेंट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये हो गया आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। अच्छा, सिमिलरली जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि मुझे इंडिया में एक बेहतरीन फैक्ट्री लगानी है, राइट, उसके लिए मैंने बाहर के कोई कंट्री से लोन लिया है, तो वो क्या हुआ, फॉरेन करेंसी इनफ्लो। समझा आपको? तो ये जो परमिसिबल ट्रांजैक्शंस है जिसका हम लिस्ट पढ़ने वाले हैं, ये दोनों के लिए है। सर दोनों मतलब फॉरेन करेंसी आउटफ्लो, फॉरेन करेंसी इनफ्लो, और दोनों टाइप के लोगों के लिए। अब ये दोनों टाइप के लोग कौन है? PRII स्केड्यूल 1, PROI स्केड्यूल 2। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे हम स्केड्यूल नंबर 1 विच इज परमिसिबल फॉर PRII। चलिए, फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट बाय PRII इन फॉरेन सिक्योरिटी। ये तो ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि हमने इंडिया में बैठ के गूगल वगैरह या मेटा के शेयर्स खरीद लिए, परमिसिबल है, वाह। बी, FC यानी कि फॉरेन करेंसी लोन्स रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय PRII। अब भी मैंने एग्जांपल लिया कि भाई मैं इंडिया में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो मैंने बाहर के देश से कोई फॉरेन करेंसी का लोन ले लिया, या फिर इंडिया से भी अगर मैंने कोई फॉरेन करेंसी का लोन ले लिया। दोस्तों, कोई फॉरेन बैंक से लोन लेना है ये नहीं बोल रहे हैं, फॉरेन करेंसी में लोन आना चाहिए ये बोल रहे हैं। लोन फॉरेन करेंसी का होना चाहिए, और अगर उसका इनफ्लो हो गया, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया बाय PRII। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया मतलब क्या? अरे भाई आप काफी रईस हैं, आपके देश विदेश में प्रॉपर्टीज है, और आपने उन प्रॉपर्टी को अगर बेचा, इफ यू सोल्ड दैट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, परमिसिबल है भाई, आपका ही प्रॉपर्टी है, आपने बेच दिया, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओके, अच्छा सर, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो ठीक है, ओके, पर अगर मुझे फॉरेन कंट्री में जाके कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना हो तो बेटा उसके लिए क्या होगा ना, वो सामने वाले फॉरेन कंट्री के लॉज अलाउ करने चाहिए। जैसे आजकल अगर आप मार्केट में देख रहे हो, दुबई में प्रॉपर्टी बहुत चल रहा है, ओके, हाँ, तो क्यों? क्योंकि UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अलाउ करता है फॉरेनर्स को उनके कंट्री में आके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। इंडिया का फेमा वो नहीं बोल सकता है, इंडिया का फेमा UAE में आप प्रॉपर्टी खरीद पाओगे कि नहीं, वो नहीं बोल सकता है। हाँ, वो ये बोल सकता है कि अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठे हैं और उसे आप बेचते हैं और वो पैसा इंडिया में लेके आते हैं, वो चलेगा। बात आई समझ में, राइट? तो ट्रांसफर चलेगा। अच्छा, गारंटी इश्यूड, गारंटी, ओके, गारंटी इज इश्यूड बाय अ PRII इन फेवर ऑफ अ PROI। कंटिंजेंट लायबिलिटी, गारंटी का मतलब ही क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो अगर एक PRII ने, यानी कि आपने और मैंने, कोई PROI को गारंटी वगैरह दे दी, यानी कि उसके लिए वो क्या हो गया? कंटिंजेंट लायबिलिटी परमिसिबल। क्लियर? ओके। ई पॉइंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी एंड करेंसी नोट्स। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी एंड करेंसी नोट्स। कौन सा नोट्स? अरे फॉरेन करेंसी के नोट्स की बात हो रही है। तो मैंने उधर नीचे एक वर्ड लिखा है डीलर, यानी कि क्या? अगर मैं और आप PRII है, पर हम है फॉरेन करेंसी के डीलर। सर ये कहीं सुना हुआ है पिछले लेक्चर में। अरे ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड पर्सन करके एक कंसेप्ट किया था हमने, राइट? तो अगर मैं और आप PRII है ना, और हम हैं डीलर ऑफ फॉरेन करेंसी, ओके, और हम ये फॉरेन करेंसी के नोट्स को इंडिया के बाहर भेजते हैं या इंडिया के बाहर से इंडिया मंगवाते हैं, तो उसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाता है। यार हमें तो लगता था सर कि करेंसी वाला ट्रांजैक्शन तो करंट अकाउंट होगा, नहीं,
for export, import and holding of currency and currency notes, capital account transaction. But it is permissible. But it is permissible. PRII करे तो भी, PROI करे तो भी. बेटा इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन रेसिप्रोकल होंगे. क्या होंगे? रेसिप्रोकल. जो PRII कर रहा है वैसा ही उल्टा ट्रांजैक्शन PROI भी करेगा तो भी वो परमिसिबल होगा. पढ़ेंगे कुछ देर में. चलिए, F और I पॉइंट मैं एक साथ पढ़ूंगा. लोन्स ओवरड्राफ्ट बाय PRII फ्रॉम PROI, आपने बाहर से कहीं से लोन वगैरह लिया है. I, लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट बाय PRII टू PROI, मतलब लोन लिया फ्रॉम PROI या लोन दिया टू PROI, दोनों आर कंसिडर्ड टू बी permissible capital account transaction. Okay. G point, maintenance of foreign currency accounts in India and outside India by PRII. अरे ऊपर एक एग्जांपल लिखा है RFC EFC. तो अगर आप PRII है, आप इंडिया में आ चुके हैं और इंडिया में आने के बाद भी आपने फॉरेन करेंसी में पैसों को मेंटेन करके रखा हुआ है, क्या वो अलाउड है? लास्ट लेक्चर में देखा है हमने, अलाउड है. तो यस, दैट इज अ परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. चलेगा. ओके. H, taking of insurance policy by PRII from insurance companies outside India. ये बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस नहीं है. ओके. क्यों? जब आप PRII होते हैं, मान लीजिए इंडिविजुअल है आप, एक इंडिविजुअल PRII है आप. ओके. तो आप जब भी फॉरेन ट्रैवल करने जाते हैं ना दोस्तों, तो वहां पर आपको इंडिया से ही आपका इंश्योरेंस लेके जाना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है दोस्तों. तो हम उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं. हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं पता है? ये यूजुअली कंपनीज करती है. ओके. जैसे मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, आप एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है और आपका डेली बेसिस पे हजारों शिप्स आपकी इंटरनेशनल वाटर्स में आती जाती रहती है, और तब आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी दोस्तों. क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में आपकी इतनी बड़ी शिप है, वेसल जिसे हम कहते हैं. पता है आपने अगर लास्ट ईयर सुना था तो सुएज कैनाल करके एक जगह है, राइट? तो वहां पर एक शिप अटक गया था, जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड पूरा ठप जैसा हो गया था कुछ दिनों के लिए. तो अगर आप ऐसी कोई शिपिंग कंपनी है जिसके बहुत सारे शिप्स है जो डेली बेसिस पे इंटरनेशनली आते जाते रहते हैं, तो आपको हो सकता है वहां पर इंश्योरेंस की जरूरत पड़े. और अगर आपने वो इंश्योरेंस किसी बाहर की कंपनी से लिया हुआ है, तो इन दैट केस इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. बहुत ही स्पेसिफिक है, ये आपके और मेरे लिए नहीं है, कंपनी जैसे पर्सन के लिए है. रीडिंग अगेन, टेकिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय PRII, शिपिंग कंपनी इंडिया का है, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया. आई बात समझ में? राइट. ओके. तो गाइस दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, आप ध्यान दीजिएगा. ओके. नेक्स्ट J पॉइंट, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल असेट्स ऑफ PRII. तो कैपिटल असेट है आपके पास जो आप रेमिट कर रहे हो. सर रेमिट करना मतलब क्या? भेजना. रेमिट करना मतलब भेजना. ओके. तो यू आर सेंडिंग इट आउटसाइड इंडिया. तो अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, मान लो कि आपने एक टेस्ला कार इंपोर्ट करी है. ओके. यू आर द प्राउड ओनर ऑफ अ टेस्ला कार इन इंडिया. ओके. जो अभी ऑफिशियली इंडिया में ओके सेल्स वेल्स नहीं मिल रहा है, पर लोग इंपोर्ट कर सकते हैं. तो आपने इंपोर्ट करी और इंडिया में आने के बाद, इंडिया के रस्तों में चलने के बाद वो गाड़ी खराब हो गई. तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर सेंडिंग इट आउटसाइड इंडिया. क्यों? अरे भाई रिपेयर्स करवाना है. So you are remitting your capital asset outside India, and you are a PRII. You are a PRII. I hope you understand that, right? तो वैसा हो सकता है. या फिर आप एक बहुत ही रईस आदमी हो, ओके, और आपके पास खुद का प्लेन है, समझ रहे हो? मान लो you are Mr. रणबीर कपूर from Animal. वैसा. हाँ. तो आप प्लेन लेके जा रहे हो बेटा, और समझ में नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है. तो ऐसा कुछ अगर हो गया और प्लेन में खराबी वगैरह कुछ आ गई,
तो यू मे हैव टू रेमिट इट आउटसाइड इंडिया। तो वो एक पॉइंट है, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ अ PRII। तो आपका टेस्ला कार है, आपका एयरक्राफ्ट है, हाँ, ऐसा कुछ है, तो यू कैन डू इट एंड इट्स अ परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओके, फिर नीचे आ जाता है अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। सर ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेटा वो सिक्योरिटीज का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। डेरिवेटिव मार्केट होता है, अगर आपने ये वर्ड सुना होगा, डेरिवेटिव, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो आपने बाहर के कंट्री के शेयर्स तो खरीद लिए, टेस्ला वगैरह जो भी है, ओके, पर आप अगर वहां के शेयर्स में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो भी वो एक परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तो अगर मैं ए और के पॉइंट साथ में पढ़ूं तो भी वो ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज हो गया, और के पॉइंट बोलता है अंडरटेकिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है ऑल ऑफ अस, राइट? चल थोड़ा आगे, ये किसके लिए था? दिस वॉज फॉर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। Permissible capital account transaction for a person resident in India as per Schedule 1 of Roman 1 of Capital Account Regulations 2000. Clear? यहां तक क्लियर? 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 कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप, थम्स अप, थम्स। अरे भाई सिर्फ ये अंगूठा दिखाओ और कुछ मत दो। ओके फाइन, ये था फॉर PRII। सिमिलरली मैंने बोला था रेसिप्रोकल होएगा, रेसिप्रोकल फॉर अ PROI। पढ़ते हैं, वी आर अंडर Capital Account Transaction Regulations 2000 Roman numeral 1 Permissible Capital Account Transaction दोनों के लिए Schedule 1 PRII, Schedule 2 PROI। चलिए Schedule 2 पढ़ेंगे अभी। For a PROI, A Investment in India by PROI। अरे भाई जब हम बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी तो इंडिया के इन्वेस्ट करेंगे ना। ओके, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय PROI। 1 issue of security by a body corporate, BC is a body corporate or entity in India, and investment therein by a PROI। ठीक है, जैसे PRII बाहर की कंपनीज के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा था, वैसे PROI इंडिया की कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। डन। सिमिलरली सेकंड, इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय PROI टू द कैपिटल ऑफ अ फर्म और अ प्रोप्राइटरी कंसर्न और AOP इन इंडिया। ठीक है, आप सिर्फ शेयर्स वगैरह नहीं ले रहे हो, यू आर इन्फ्यूजिंग मनी इनटू द कैपिटल ऑफ अ फर्म, AOP और अ प्रोप्राइटरी कंसर्न। बेसिकली इन्वेस्टमेंट, बेसिकली इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हो। डन 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 डन, दिस इज इन्वेस्टमेंट बाय PROI इन इंडिया, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ओके, सेकंड, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। प्रॉपर्टी कहां पे है? इंडिया में। तो डिसाइड कौन करेगा कि मैं अक्वायर करने दूंगा या नहीं? इंडिया, इंडिया डिसाइड करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने बोला कि आपको अगर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना है तो UAE गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, वैसे आप PROI हो, इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, इंडिया का डिसीजन है। समझ में आया? राइट? ओके, तो एक्विजिशन है एंड ट्रांसफर है, डिसाइड परमिसिबल है। गारंटी बाय PROI इन फेवर ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ PRII। शुरुआत में हमने आपको कहा था कि दोस्तों ये जो गारंटी है, ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, वो दोनों के लिए होगा। ओके, और तब आप सोच रहे थे क्या बोल रहा है ये, मैंने आपको बोला था मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। ये रहा प्रूफ। PRII में भी था गारंटी वाला पॉइंट D, और PROI में भी है गारंटी वाला पॉइंट C। दोनों में कंटिंजेंट लायबिलिटीज कवर्ड है। क्लियर? चलिए, D इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी नोट्स इनटू और फ्रॉम इंडिया बाय PROI। सेम पॉइंट, आप PRII है एंड यू आर डूइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी नोट्स, और आप PROI है एंड यू आर डूइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी एंड करेंसी नोट्स। आप दोनों के लिए ये एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तो है ही, पर एक परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। क्लियर? आगे E deposits between PRII and PROI, nothing great. F foreign currency accounts in India of a PROI। foreign currency account हो सकता है EEFC, exchange earners foreign currency account, वो PRII का भी हो सकता है और PROI का भी हो सकता है। पर PRII में एक एडिशनल अकाउंट है RFC,
जो सिर्फ PRII का हो सकता है। ओके हाँ चलिए, रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स इन इंडिया ऑफ अ PROI। पहले जो टेस्ला गाड़ी बाहर गई या हुआ मैं फ्लाइट जो बाहर गई रिपेयर वगैरह के लिए, दैट वाज बिलोंगिंग टू अ PRII। दिस टाइम ऑल्सो हो सकता है कि टेस्ला गाड़ी बाहर गई या वो जो फ्लाइट बाहर गई रिपेयर वगैरह के लिए, बट दिस टाइम इट इज बिलोंगिंग टू अ PROI। क्लियर ऑल ऑफ अस, राइट बेटा? ट्रांजैक्शंस आर नियर अबाउट द सेम, लाइक आई टोल्ड यू दे आर रेसिप्रोकल। जो PRII के लिए होगा वही सेम PROI के लिए भी परमिसिबल होगा। ओके फाइनली अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सब क्या है सर? ऑल ऑफ दीज आर रोमन न्यूमरल 1 of the capital account transaction regulations 2000, permissible capital account transaction, schedule 1 PRII, schedule 2 PROI। क्लियर? चलिए आगे। ऑलराइट गाइस, चलो फर्स्ट पार्ट था ये। सेकेंड पार्ट में आपको लेके चलता हूं रोमन न्यूमरल 2। रोमन न्यूमरल 2 एकदम ज्यादा ध्यान से, पहले आप इसे जरा देख लीजिए, राइट? चलिए रोमन न्यूमरल 3। सर ये रोमन न्यूमरल 2 क्या है, पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शंस ऑन विच नो रेस्ट्रिक्शंस शैल बी इंपोज्ड बाय द RBI। मतलब सर, मतलब ये ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जिसके करने पे RBI आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगा पाएगा। ये ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, बी ये वो ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आपको सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो करवाना है, आपको फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो करवाना है, पर इनके ऊपर RBI का कोई रोक टोक नहीं चलेगा। सर क्यों नहीं चलेगा? वही तो कंसेप्ट है बबुआ, और वो कंसेप्ट ये है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स है। क्या? कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स, यानी कि यू आर बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, आपने फॉरेन करेंसी लोन ले ली, क्या RBI ने आपको परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला? हाँ, अरे ऊपर तो देखा लोन RBI ने अलाउ किया। अभी जब आप वो लोन को रीपे करने की ट्राई कर रहे हो तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? RBI बोलते हैं नो 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 नो, इनफ्लो सही है, आउटफ्लो नॉट अलाउड। क्या मतलब? RBI बोलता है फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आता है ना तब तक सही है, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हम नए होने देगा। तो RBI उसको मना कर देता है। क्या ऐसा RBI कर पाएगा? इम्पॉसिबल है। क्यों? अरे कॉन्ट्रैक्चुअल है ब्रो, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है। मतलब क्या? लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा, सिंपल। अच्छा EMI है, EMI समझते हो? EMI, वो EMI बेटा सुन। ओके, तो EMI में और लोन में क्या फर्क होता है? लोन जो है ना, अगर मैं सिर्फ लोन के एमोर्टाइजेशन की बात करूं, क्या किसकी बात? एमोर्टाइजेशन, तो वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का एमोर्टाइजेशन हो रहा है। ओके, आपने 10 करोड़ का लोन लिया, 10 करोड़ का प्रिंसिपल वापस कर दिया, पर आपको तो EMI भरना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट एलिमेंट भी भरना पड़ेगा। अरे पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो क्या RBI बोलेगा नो 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 नो, 10 करोड़ का लोन लिया तो 10 करोड़ ही वापस देने का, इंटरेस्ट वी डोंट अलाउ? ऐसा थोड़ी होएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है। तो RBI इन तीनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन में रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं कर सकता। Why? Because they are contractual payments. तो जो रोमन न्यूमरल 2 of the capital account transaction regulations है, it talks about 3 transactions. 3 transactions जिसके ऊपर RBI कोई भी, I repeat, RBI कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स है। So transactions on which RBI cannot impose any restriction, they are contractual payment and they are only for outflow of foreign exchange. Okay, let's read.
Roman numeral 2. Transactions on which no restriction shall be imposed by RBI. Only drawable. Only drawable. सर ये ड्रॉवल का मतलब क्या है बेटा? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को कहा जाता है ड्रॉवल. क्यों ड्रॉवल कहा जाता है? क्योंकि आप और मैं PRII है, हम इंडिया में है, हमारे पास क्या होएगा? INR. हमारे पास है INR. हमने यूएस से लोन लिया था, यूएस से लोन लिया था, फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर्स में आया होगा. ओके, इंडिया में हमने INR में कन्वर्ट किया. अब जब लोन रीपे करना है तो रीपे किस में करोगे? ऑफ कोर्स यूएस डॉलर. पर क्या आपके पास यूएस डॉलर है? नहीं, आपके पास क्या है? INR. तो आपको यूएस डॉलर्स ड्रॉ करना पड़ेगा. सर ड्रॉ कर सकते हैं? अरे बेटा वैसा ड्रॉ नहीं, कैसा पागल लोग बैठा है यहाँ पे. बेटा ड्रॉवल मतलब यू हैव टू परचेज फॉरेन करेंसी. तो आप कोई ऑथोराइज पर्सन के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि देखो मैं 10 करोड़ का चेक लिखता हूं, आप मुझे इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी दे दीजिए जो मैं आउटसाइड इंडिया पे कर दूंगा. ड्रॉवल यानी कि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी. क्लियर? चलिए पढ़िए. So Roman numeral 2, transactions on which no restriction shall be imposed by the RBI. Only for drawal, outflow of foreign exchange. कितने पॉइंट्स है? 3. क्यों है? कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है इसलिए. फर्स्ट इज फॉर एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, प्रिंसिपल लोन का रीपेमेंट है, आरबीआई मना नहीं कर सकता है. ओके. सेकंड, फॉर डेप्रिसिएशन इन द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इसका मतलब क्या है सर? मैंने बाजू में लिखा है इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया एंड डेप्रिशिएटेड. मतलब क्या सर? मतलब कोई PROI था, ओके, वो इंडिया में आता है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स लेके आता है फॉरेन करेंसी में, ओके, और इंडिया में कोई एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देता है. कुछ सालों बाद वो स्टार्टअप भयंकर लॉस कर देता है और उसका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है. तो अब वो PROI को डर है कि भाई मैंने आपको 100 करोड़ रुपया दिया था, उसका 10 करोड़ बाकी है, एक काम करो वो पैसा तो मेरे को वापस दे दो. तो दे वांट टू रेमिट दैट मनी बैक टू देयर होम कंट्री. तो आरबीआई क्या बोलेगा? नो, इन्वेस्टमेंट लाना वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट वापस ले जाना वेरी बैड. क्या आरबीआई ये कर सकता है? नो. ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल है. मान लो देयर इज अ एडटेक कंपनी कॉल्ड बाइजूस. बाइजूस करके एक एडटेक कंपनी है. ओके, अभी वी ऑल आर अवेयर, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है दैट देयर आर प्रॉब्लम्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. ओके, तो क्या होगा? मान लो कोई बहुत बड़ा PROI था, उन्होंने बाइजूस इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया था, पर अभी कंपनी में प्रॉब्लम्स है, लॉसेस हो रहे हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया और अभी सिर्फ 10 करोड़ बचा है. तो वो PROI बोलता है कि एक काम करो भाई बाइजूस, मेरे को वो पैसा तो वापस दे दो. बाइजूस बोलते हैं डन, हम आपको पैसा दे देगा. पर आरबीआई बोलता है नो 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 नो. कैन आरबीआई स्टॉप दिस? द आंसर इज नो. व्हाई? कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल आउटफ्लो का पेमेंट है. डेप्रिसिएशन एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आप इन्वेस्टमेंट लेके आए और वो इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया, आपको इन्वेस्टमेंट वापस लेके जाना है, डन, अलाउ. तो एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स हो, डेप्रिसिएशन एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, या थर्ड, नो रेस्ट्रिक्शन फॉर ड्रॉवल फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, इंस्टॉलमेंट, EMI. सर EMI में और एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन में फर्क क्या है? फर्क है, इट इज विथ इंटरेस्ट. EMI जो होता है इट इज अलोंग विथ इंटरेस्ट. ऊपर जो था वो सिर्फ प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल. डू वी गेट दैट? तो ये तीनों में द आरबीआई कैन नॉट पुट एनी रेस्ट्रिक्शन इवन इफ यू वांट टू withdraw the foreign exchange. Why not? Because they are contractual payments. Clear all of us. Okay sir, फिर से schedule number 1 क्या था? Roman numeral 1 क्या था? Permissible capital account transaction. Schedule 1 for PRII, schedule 2 for PROI. दोनों था सर, दोनों मतलब फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो एंड फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो. अच्छा, रोमन न्यूमेरल 2 क्या था? ट्रांजैक्शंस ऑन व्हिच द आरबीआई कैन नॉट पुट अप एनी रेस्ट्रिक्शन. इट वाज ओनली फॉर ड्रॉवल. इट वाज ओनली फॉर ड्रॉवल. 3 ट्रांजैक्शन: एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड लोन रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट. क्लियर? यस. चलिए
थोड़ा आगे चलते हैं यहां पे, लास्ट थर्ड रोमन न्यूमरल, कम ऑन, रोमन न्यूमरल नंबर 3, very very important from examination perspective also. Come on, come on, come on, all of you with me, right? चलिए, रोमन न्यूमरल 3 बोलता है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। सर, ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ये ट्रांजैक्शन नहीं करने दूंगा, मतलब ये ट्रांजैक्शन करना प्रोहिबिटेड है, राइट? ओके, पर यहां पर कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है। फॉर PROI, मतलब ये जो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, इट इज प्रोहिबिटेड ओनली फॉर PROI, मतलब सर PRII के लिए प्रोहिबिटेड नहीं है? हाँ, नहीं है बेटा। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। सो दीज आर प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। व्हाई इज द क्वेश्चन, देखते हैं कुछ देर में। पर प्रोहिबिटेड क्या है? इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप एक PROI है और आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, ओके, तो 5 जगहों पे मैं आपको इन्वेस्ट करने नहीं दूंगा, इन एनी फॉर्म और इन एनी एंटिटी, इन एनी फॉर्म और इन एनी एंटिटी। सर ये क्या हुआ, एनी फॉर्म या एनी एंटिटी? बेटा एनी एंटिटी का मतलब है आप प्रोप्राइटरी कंसर्न के थ्रू करो, फर्म कर लो, कंपनी के थ्रू करो, LLP के थ्रू करो, नॉट अलाउड। अच्छा, इन एनी फॉर्म या एनी एंटिटी मतलब किसी के भी थ्रू कर लो, आप लेयर्स बना के सब्सिडरी के थ्रू कर लो, डायरेक्टली प्रोप्राइटरी कंसर्न के थ्रू करो, सॉरी, नॉट अलाउड। अगर आप PROI है और इंडिया में आके एज पर रोमन न्यूमरल 3 5 चीजों में से कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रोहिबिटेड, यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट अलाउड। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, चिट फंड। चिट फंड में हम कोई PROI को अलाउ नहीं करेंगे। सर चिट फंड क्या होता है? बेटा चिट फंड ऐसी चीज होती है जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक फिक्स अमाउंट हर एक बंदा कंट्रीब्यूट करता रहता है, राइट? एंड उसमें से कोई एक बंदा बोली लगा के पूरा पैसा विड्रॉ कर सकता है। चलो फर्स्ट करते हैं, लेट्स टेक अप एन एग्जांपल कि 15 लोग हैं जो एक साथ आ रहे हैं और उसमें से एक बंदा है PROI। ओके, 15 में एक बंदा है PROI और सबके सब ने अग्री कर लिया है कि हर महीने हम 1-1 करोड़ रुपया यहां पे इन्वेस्ट करेंगे हमारे चिट फंड में। डन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 15 करोड़। ओके, पेटी कैश अमाउंट 15 करोड़ आ गया। और अब जो हमारा PROI है, ओके, उसने एक चाल चल दी, उसने बोली लगाई और वो पैसा उसने ले लिया। ओके, और अब वो पैसा लेके वो छूमंतर काली कलंतर, खत्म, वो भाग गया है, वो पैसा लेके भाग गया। PROI था, आपने उसको इन्वेस्ट करने ही क्यों दिया? देखो यहां पर रिस्क तो है, बिकॉज ही इज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। वो 1 करोड़ रुपया लेके आएगा, आपको लगेगा अरे वाह ये बंदा तो हर महीने देने वाला है 1-1 करोड़ रुपया, पर उसने बोली लगाया, पैसा लेके वो भाग गया अपने होम कंट्री, आप क्या कर लोगे? आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके लिए RBI से सॉरी, इफ यू आर अ PROI, आपको मैं चिट फंड या निधि कंपनी में इन्वेस्ट करने नहीं दूंगा बॉस। निधि कंपनी इज ऑल्सो अ म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, राइट? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह होते हैं, नहीं, नॉट अलाउड। पर फॉर चिट फंड एक एक्सेप्शन बनाया। क्या एक्सेप्शन बनाया है? पढ़ते। सब्सक्रिप्शन अलाउड बाय, मतलब किसको अलाउड है? यू आर अ NRI, मतलब यू आर अ नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब तक हम लोग बोल रहे थे यू आर अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब फॉर द फर्स्ट टाइम हम बोल रहे हैं यू आर अ NRI। NRI क्या होता है सर? अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, राइट? तो अगर आप एक PROI है पर नॉन रेजिडेंट इंडियन है, प्लस आप ये जो चिट फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हैं। बैंकिंग चैनल मतलब क्या? ऑफिशियली पैसा ला रहे हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, you are doing it on a non क्या? You are doing it on a non repatriation basis. On what? Non repatriation basis. सर मतलब क्या?
मतलब वो पैसा जो आप एज अ PROI हु आर अ नॉन रेजिडेंट इंडियन इंडिया लेके आओगे, चिटफंड में डालोगे, उसको आप बाहर नहीं लेके जा सकते। मतलब यू कैन नॉट विड्रॉ दैट मनी एंड टेक इट आउटसाइड इंडिया। अब आएगा ना मजा, फैंटास्टिक। तो यू आर अ NRI, बैंकिंग चैनल एंड नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे अगर आप पैसा ला रहे हो, देन इवन इफ यू आर अ PROI, you can come to India and invest into chit fund business provided you have taken approval of SG। SG कौन है? सदगुरु। नहीं नहीं नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। You have taken approval of the state government. Do you get that? All of you. So we are under Roman numeral 3. Prohibited capital account transaction. For PROI, they cannot bring money into India in any form, any entity, and make investments. They are prohibited in 5 transactions. First, chit fund. Second, nidhi company. But chit fund में हम आपको अलाउ करेंगे if you are a non-resident Indian, plus you are bringing the money through banking channels, plus you will not repatriate it to any other country, and finally you have taken approval of the state government. Clear? All right. तो चिट फंड निधि कंपनी में अलाउड नहीं है, पर चिट फंड में एक एक्सेप्शन। फाइनली PROI cannot come to India and invest into agriculture and plantation activity। भारत एक कृषि प्रधान देश है दोस्तों, हमारा एग्रीकल्चर हमारा अभिमान है दोस्तों, राइट। तो हम PROI को इंडिया में आके एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी में इन्वेस्ट करने नहीं दे सकते। बेटा वो लोगों ने अगर एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह खरीदना चालू कर दिया तो हम हमारे ही देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसे डॉलर में खरीदना पड़ेगा, नहीं। So PROI cannot come to India and invest into agriculture and plantation activities. Chit fund, nidhi company, agricultural and plantation activity. Fourth, काफी weird point है, काफी confusing point है, पढ़ लेते हैं। In real estate business नहीं, वहां पर भी नहीं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस। तो रियल एस्टेट में भी हम PROI को अलाउ नहीं करेंगे कि आप आके इंडिया में इन्वेस्ट करो। पर रियल एस्टेट का एक भयानक डेफिनेशन यहां दिया हुआ है। वो लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट शैल नॉट इंक्लूड टाउनशिप, रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड्स, ब्रिजेस, रीट। सर क्या रीट? ये रीट क्या होता है? REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आप अगर PROI है, आप इंडिया में आके रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पर रियल एस्टेट बिजनेस डज नॉट इंक्लूड रेजिडेंशियल, कमर्शियल, टाउनशिप्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड रीट। मतलब इसका तात्पर्य यह हुआ कि इफ यू आर अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, आप इंडिया में आके रेजिडेंशियल, कमर्शियल, टाउनशिप्स में, रोड्स में, ब्रिजेस में और रीट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको हम रियल एस्टेट बिजनेस मानते ही नहीं है। हाँ, बस यही पॉइंट है। काफी वाहियात पॉइंट है, पर है बेटा, कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर रियल एस्टेट बिजनेस के नाम पर एक मजाक है कि भाई यहां पर वो लोग टाउनशिप, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रोड्स, ब्रिजेस, रीट को रियल एस्टेट बिजनेस मानते ही नहीं है। तो अगर आप PROI है तो क्या आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हां, इट्स पॉसिबल। क्लियर? फिर से, चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चरल एंड प्लांटेशन एक्टिविटीज, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, एंड फाइनली ट्रेडिंग इन TDR। ये क्या होता है? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। चाहिए तो आप कहीं पे लिख सकते हैं, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। इसका मतलब क्या है? अभी गाइस एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ा हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है TDR। हर प्लॉट ऑफ लैंड जो होता है ना, कोई भी प्लॉट ऑफ लैंड, ओके, उसमें एक FSI होता है। क्या होता है? FSI,
फ्लोर स्पेस इंडेक्स। मतलब मान लीजिए आपके पास एक 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया होता है कि आप उस 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के ऊपर कितने स्क्वायर फीट का घर या बिल्डिंग बांध सकते हैं। मान लो कहीं पर एफएसआई होगा 2 या 3, तो 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे मैं 2000 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं। दैट इज माई एफएसआई। कभी कभी क्या होता है कि भाई आप रईस लोग हैं, हाँ, बहुत ही खानदानी पैसा है आपके पास, तो आपके पास एक 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है जिसके ऊपर आपके पास 3000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट करने का एफएसआई है, पावर है, राइट है, पर आप वो कंस्ट्रक्ट करना नहीं चाहते। आपने 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर सिर्फ 1500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट किया है, बोला कि भाई हमारे पास बहुत जगह है तो हमने इतना कंस्ट्रक्ट नहीं किया। अभी भी आपके वो प्लॉट में 1500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट करने के बाद और 1500 स्क्वायर फीट का एफएसआई बचा है कि नहीं, उसका क्या करने का, दैट यू कैन सेल, दैट यू कैन सेल। वाओ, ये डेवलपमेंट राइट्स है ना, तो आप बेच सकते हो। अच्छा, आप ही के सामने मुझ जैसे गरीब का एक प्लॉट है, वहां पर मेरे पास भी 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और मेरे पास भी टीडीआर आए, मेरे पास भी डेवलपमेंट राइट्स है 3000 स्क्वायर फीट का, पर मुझे थोड़ा और कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैं आपके पास से वो डेवलपमेंट राइट्स को खरीद सकता हूं। आई कैन परचेज इट फ्रॉम यू। वाई? आपको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं करना, मुझे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैं आपसे वो खरीद सकता हूं और आपको मिल जाएगा, पैसा ही पैसा होगा, है ना। पर अब जरा ये सोचिए, अगर कोई पीआरओ आए, ओके, इंडिया आ जाता है और इंडिया में आके जितने भी ऐसे प्लॉट ओनर्स है उनके पास जो ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन के राइट्स है वो खरीद लेता है, वो खरीद लेता है और बाद में उन कंस्ट्रक्शन राइट्स को प्रीमियम में बाकी लोगों को बेचना चालू कर देता है। तो आप सोचिए, जो रियल एस्टेट के प्राइजेस है जो ऑलरेडी अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं वो और ज्यादा ऊपर हो जाएंगे। डिड यू गेट दैट? राइट? तो एक के पास डेवलपमेंट राइट्स है, वो यूज नहीं करना चाहता है तो वो बेच सकता है, पर जो खरीददार है वो पीआरओआई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खरीद खरीद के उनके प्राइसेस को बढ़ा देंगे। डू वी गेट दिस? या ओके, तो आप है एट PROI, तो आपको एज पर रोमन न्यूमरल 3 of the capital account transaction regulations 2000, you being a PROI are prohibited from investing in any form or any entity 5 जगहों पे: चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चरल एंड प्लांटेशन एक्टिविटी, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। समझ गया? राइट, ये था हमारा रोमन न्यूमरल 3। सर एक मिनट, रोमन न्यूमरल 1 क्या था? परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर शेड्यूल 1 PRII, शेड्यूल 2 PROI। रोमन न्यूमरल 2 क्या था? Roman numeral 2 was certain transactions on which RBI will never put up any restriction. It was only for drawal of foreign exchange outside India because they were contractual payment. And Roman numeral 3 है prohibited capital account transaction only for PROI. 5 transactions. Done? Did we get this? Get this? तो capital account transaction जो हम लोगों ने यहां से शुरू किया, ओके, सिर्फ मीनिंग देखा, ओके, डेफिनेशन वाला, अभी तक सेक्शन नंबर 6 पे हम गए भी नहीं है, ओके। फिर हम लोगों ने देखा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के रेगुलेशंस जो 3 रोमन न्यूमरल्स में है: परमिसिबल, नो रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिटेड फॉर अ PROI। क्लियर? सर चलो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के रेगुलेशंस 2000 तुमको समझ में आ गए कि भाई कुछ परमिसिबल है, कुछ के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है और कुछ प्रोहिबिटेड है। पर मेरा सवाल कुछ अलग है, अगर मेरा जो कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है वो इन दिए हुए रेगुलेशंस में है ही नहीं, कुछ और ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मैंने कर दिया है, तो बांगड़ू ये कि उसके लिए आपको लेना पड़ेगा प्रायर अप्रूवल ऑफ द RBI। ये देखो, एनी अदर transaction shall require RBI approval।
तो अगर आप रोमन न्यूमरल 1, रोमन न्यूमरल 2, रोमन न्यूमरल 3 में फिट नहीं होते, आपका कोई और ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, तो यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी सच कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विदाउट आरबीआई अप्रूवल, भले आप PRII है या PROI। बात समझ में आई? क्लियर? सो दोस्तों, ये था आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का रेगुलेशन। एक बार जरा ध्यान दे दीजिए इसके ऊपर फ्रॉम द स्टार्ट। कैपिटल अकाउंट मीनिंग रोमन न्यूमरल 1 परमिसिबल, Roman numeral 2, no restrictions. Roman numeral 3, prohibited capital account transactions for PROI. Clear? Yes. चलिए सर, मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन खत्म? नहीं हुआ है अब तक हमने सिर्फ उसका डेफिनेशन वाला पार्ट और जो रेगुलेशन है वो देखे हैं। सेक्शन 6 बाकी है। चलिए आज जाइए मेरे साथ सेक्शन नंबर 6 में। तो ये होगा हमारा 7th डिस्कशन। सर 6th किधर है? मुझे पता ही था तुम ये पूछोगे। ये रहा 6th। सर 5th? ये रहा 5th। सर 4th? हे प्रभु, ये रहा 4th। ओके सर 3rd? रुक जाओ, ये रहा 3rd। एनीवे, चलो गाइस, लेट्स लुक एट द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एज पर सेक्शन नंबर 6, one of the last discussions for the capital account transaction of FEMA, right? चलिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 6। नीचे मैंने लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन चार्ट 1 शीट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। सर ये कौन सा लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन? ये है बेटा जो अभी हम लोगों ने किया, रोमन न्यूमरल 1, रोमन न्यूमरल 2, रोमन न्यूमरल 3। चलिए अभी सेक्शन 6 पढ़ेंगे सबसेक्शन के साथ। सर क्या हमें भी सबसेक्शन रिमेंबर करना है? जी नहीं बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ माय रूटीन शो ऑफ। आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। आपने अगर इतना भी याद रख लिया कि ये है सेक्शन नंबर 6, आंख में आंसू आ जाएंगे बेटा। पढ़ो सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। सर ये सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, एनी पर्सन। सर पर्सन का डेफिनेशन तो हमको पता है। हाँ पता है। मैं सेल और ड्रॉ यानी कि इनफ्लो आउटफ्लो दोनों का वर्ड है। फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ऑथोराइज्ड पर्सन फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब आप अगर कोई पर्सन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, एजेपी, ब्रांच, ऑफिस एटसेट्रा, तो आपको अगर आपको एक ट्रांजैक्शन करना है इन्वॉल्विंग कैपिटल अकाउंट, तो कैन यू विड्रॉ और कैन यू हैव फॉरेन करेंसी इनफ्लो एंड आउटफ्लो? यस, बट दैट हैज टू बी एज पर सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 2। तो चलिए देख लेते हैं वो क्या है। तो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 क्या बोलता है? बाय फाइनेंस एक्ट 2015 इफेक्टिव फ्रॉम 15th October 2019, power to regulate capital account transaction for non-debt instrument is transferred to central government. RBI continues to regulate the debt instrument. Sir, ये non-debt instrument और debt instrument क्या है? कोई बड़ा कंसेप्ट लगता है? अरे नहीं रे, सिंपल है। नॉन डेट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई डेट इन्वॉल्व नहीं है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। और डेट का मतलब क्या होएगा? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। फिर से पढ़ते हैं। बाय फाइनेंस एक्ट 2015, गौर फरमाइएगा, इफेक्टिव फ्रॉम ओनली 15th October 2019, 4 साल के बाद। पावर टू रेगुलेट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द
CG, RBI continues to regulate debt instrument. तो अगर आप और मैं कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, यानी कि इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसका पावर किसके पास है? CG। पर अगर आप और मैं कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, तो उसका पावर किसके पास है? RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही बोल रहे हैं, पढ़ो। RBI in consultation with CG. 2. RBI in consultation with CG. A. Class or classes of capital account transaction permissible involving debt instrument. So debt instrument क्या है? Example: bonds, debentures, depository receipts. तो अगर आप और मैं कोई डेट इंस्ट्रूमेंट वाला ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विच इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, उसको रेगुलेट करने का पूरा पावर किसके पास है? RBI इन कंसल्टेशन विद CG। पर अगर आप और मैं कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें नॉन डेट इन्वॉल्व है, तो वो क्या होगा? इक्विटी और प्रेफरेंस, उसका पावर है विद द CG। पढ़ो ये 2 कैपिटल A, CG इन कंसल्टेशन विद RBI। क्लास और क्लासेस ऑफ परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि नॉन डेट हो गया। नॉन डेट का एग्जांपल देखो, मैंने लिखा है इक्विटी और प्रेफरेंस। तो अगर डेट वाला कोई ट्रांजैक्शन है, RBI का पावर। नॉन डेट वाला कोई ट्रांजैक्शन है, CG का पावर। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, डेट इंस्ट्रूमेंट, RBI का पावर। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, CG का पावर। क्लियर? ओके। तो वही लोग डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे? लिमिट ऑफ एडमिसिबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर सच ट्रांजैक्शन। RBI के ट्रांजैक्शंस का डिसाइड करेगा, CG के ट्रांजैक्शंस का डिसाइड करेगा। एनी कंडीशंस व्हिच मे बी प्लेस्ड ऑन सच ट्रांजैक्शन, वो भी दोनों अथॉरिटी रिस्पेक्टिवली डिसाइड कर लेंगे। ओके। पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये, पढ़ो। फॉर इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडियन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि यू आर अ PRII, RBI continues to have power to regulate both debt and equity। मतलब क्या? मतलब if you are a PRII and you are making any investment outside India, तो फिर आप वो डेट में करो या इक्विटी में करो, आपको रेगुलेट करेगा ओनली RBI, आपको रेगुलेट करेगा ओनली RBI। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? तो ये जो ऊपर वाला हमने बोला कि नॉन डेट वाला जो है वो CG के पास है, डेट वाला जो है वो RBI के पास है, वो किसके लिए है बेटा? दैट मींस वो हो गया ओनली फॉर PROI, वो हो गया ओनली फॉर PROI। क्लियर? आगे सर हम लोग अभी पढ़ रहे थे सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, अचानक सबसेक्शन 7 कहां से आ गया? क्योंकि बेटा सबसेक्शन 3 ओमिट है। ओके, अभी सबसेक्शन 7 इसके रिलेटेड है, इसके लिए बता रहा हूं मैं। डेट इंस्ट्रूमेंट शैल बी सच इंस्ट्रूमेंट्स डिटरमाइंड बाय CG इन कंसल्टेशन विद RBI। कोई मतलब नहीं है इसका। ओके, एनीवे, तो सबसेक्शन 1 and 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब 4 and 5 भयंकर इंपॉर्टेंट, the last 2 subsections which we have to study, okay, for section number 6। एकदम ध्यान से पढ़ो। सो सबसेक्शन 4 बोलता है कि PRII, करंटली आप क्या है? PRII कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, immovable property outside India if he acquired, held, owned them when he was PROI or inherited from PROI। चलिए 1 मिनट ले लीजिए, इसे वापस से पढ़ लेते हैं। पढ़ो आप जरा एक बार। चलिए, तो दोस्तों आपका करंट रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? यू आर अ PRII। आप होल्ड कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं किस चीज में? फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, प्रोवाइडेड you acquired, held or owned them when you were a PROI or you inherited from a PROI। इसका मतलब समझ रहे हो आप? मैं समझाता हूं, सिंपल। आप में से कई लोग CA बन जाएंगे और मान लीजिए अमेरिका चले गए कमाने के लिए। आप जैसे अमेरिका चले गए एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो याद कीजिए यू बिकम अ PROI, आप बन जाओगे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया।
और जैसे ही आप एक PROI बन जाओगे, है ना, तो आप वहां पर रह के वहां पे कमाना चालू करोगे। आपने वहां पर घर खरीदा, ओके, आपने वहां पर बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए, वहां पर आपने शेयर सिक्योरिटीज वगैरह कुछ खरीदी। मुझे एक चीज का जवाब दो, क्या वो घर जो बैंक है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए क्या इंडिया से कोई पैसा गया? नहीं, आपने वहां पर ही कमाया और वहीं पर घर लिया, इन्वेस्टमेंट किया, सब किया। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपने स्वदेश देख ली और आप इंडिया वापस आ गए, राइट। अब आप तो इंडिया वापस आ गए, पर आपके पास अभी भी वहां का घर पड़ा है यूएस में, वहां के बैंक अकाउंट में डॉलर्स पड़े हैं, वहां के कंपनी के शेयर्स वगैरह आपके पास पड़े हैं। अब आप अगर वो घर को बेचना चाहते हैं, वहां के पैसे इंडिया वापस लाना चाहते हैं या शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो क्या आरबीआई को कोई आपत्ति होनी चाहिए? क्या आरबीआई को कोई इश्यू, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई आपत्ति होनी चाहिए? यस, नो? यस सर, नो सर, कांट से। दोस्तों जवाब है जी नहीं, आरबीआई को कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बेटा वो घर खरीदने में, बैंक में पैसा जमा करवाने में या शेयर्स वगैरह खरीदने में इंडिया से कोई पैसा गया ही नहीं है। दैट मीन्स नो फॉरेन करेंसी इनफ्लो आउटफ्लो वाज अफेक्टेड इन इंडिया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फेमा अफेक्ट हुआ ही नहीं था। और तभी अगर फेमा अफेक्ट नहीं हुआ, अब तो आप इंडिया वापस आ चुके हो, अब आपके पास वहां पर घर है, बैंक में पैसा है, शेयर्स वगैरह है, और अगर आपको उसे बेचना है या वहीं पर रखना है, तो आरबीआई कैन नॉट इंपोज एनी रेस्ट्रिक्शन। आरबीआई को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। सर मेरा एक सवाल है, मैंने वहां पर घर खरीदा था, मैंने उसको वहां पे बेच दिया और वही बेचे हुए पैसों से मैंने नया घर खरीदा, आरबीआई को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अच्छा सर, मैंने क्या किया, मैंने वहां पर एक घर खरीदा था जो मैंने अभी बेच दिया, जिसको बेच के मुझे $10 लाख आए हैं, पर मुझे जो नया घर खरीदना है ना वहां पे, वो $15 लाख का है, जिसके लिए $5 लाख मैं इंडिया से भेजने वाले हूं। वेट, जो $5 लाख आप इंडिया से भेजने वाले हैं, उसमें आरबीआई को बेशक आपत्ति आएगी। दे विल हैव अ रेस्ट्रिक्शन और अ रेगुलेशन। व्हाई? बिकॉज नाउ इंडिया का फेमा अफेक्ट होगा। अब इंडिया का फेमा अफेक्ट होगा। यू गेट दैट? तो अगर आप भी वहां थे, ओके, आप भी पीआरओआई थे, आपने वहीं पे घर खरीदा, वहीं पे बैंक बैलेंस बनाया, इन्वेस्टमेंट किया, अब आप वापस आ गए और अब आपको उसे बेचना है या री इन्वेस्ट करना है, आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपके एक करीब के रिश्तेदार जो बहुत दूर रहते थे, वो आपके नाम अपनी वसीयत में, विरासत में घर वगैरह छोड़ के गए यूएस में, और वो आपको बेचना है, आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो घर खरीदा, बैंक में पैसा गया, शेयर्स वगैरह आए, तभी इंडिया का फेमा अफेक्ट नहीं हुआ था। तो अब जब आप पीआरआईआई बन चुके हो और उसे बेचना चाहते हो या री इन्वेस्ट करना चाहते हो या इंडिया लेके आना चाहते हो, आरबीआई इसके ऊपर कोई भी कंडीशनिंग नहीं रखेगा। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर से पढ़ेंगे। करंटली आपका सिचुएशन क्या है? पीआरआईआई कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट इन foreign currency, foreign security, immovable property situated outside India if he acquired, held, owned them when he was. जब आप ही पीआरओआई थे तो इंडिया का फेमा तो लगा ही नहीं होगा, या फिर आपको इनहेरिटेंस में मिला है किसके पास से? फ्रॉम अ पीआरओआई। तो आरबीआई अब आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशन या रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 6(4) बाय द आरबीआई कि आप क्या क्या कर सकते हो। फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन एंड मेंटेन्ड व्हेन ही वाज पीआरओआई, आपने वहां जाके कोई बैंक में अकाउंट वगैरह खोल दिया, चलेगा, डील करो उससे। इनकम अर्न थ्रू एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन आउटसाइड इंडिया और इन्वेस्टमेंट्स, और फ्रॉम गिफ्ट, इनहेरिटेंस व्हेन ही वाज अ पीआरओआई, तो आपके पास वहां रह के कोई इनकम जनरेट हुआ था, किसी से गिफ्ट मिला था, किसी से विरासत मिली थी, इनहेरिटेंस। फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग इनकम अराइजिंग देयरफ्रॉम हेल्ड आउटसाइड इंडिया बाय पीआरआईआई acquired as inheritance from PROI। तो बेसिकली आपने जब वो घर, पैसा या इनहेरिटेंस या इन्वेस्टमेंट बनाया, तभी इंडिया का फेमा इन्वॉल्व नहीं था। तो अब आप जब पीआरआईआई बन चुके हो और आपको उन घर, इन्वेस्टमेंट्स, पैसों से डील करना है, आरबीआई का कोई हक नहीं है कि वो आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन डाले। क्लियर? आगे
PRII may freely utilize all eligible assets abroad. आपके पास जो भी बाहर है एसेट यूज करो. इनकम ऑन सच एसेट, आपने घर को भाड़े पे दे दिया, रेंट आ रहा है, वो भी आप यूज करो. एंड सेल्स प्रोसीड्स देयरऑफ, आप उन पैसों के साथ क्या कुछ कर लो, आरबीआई को कोई लेना देना नहीं है. आफ्टर देयर रिटर्न टू इंडिया, अब आप PRII बन चुके हो, आपका ही पैसा है, जब भी फेमा ही इन्वॉल्व नहीं था, अब आप कुछ भी करो, आरबीआई को कोई लेना देना नहीं है. फॉर मेकिंग एनी पेमेंट्स अब्रॉड और एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने बोला कि आपने वहां का एक घर बेचा और नया घर खरीदा, आरबीआई को कोई लेना देना नहीं है. बट मेरा एक एग्जांपल था, $10 लाख में घर बेचा, $15 लाख में नया घर खरीदना है ना, जो $5 लाख एक्स्ट्रा आप इंडिया से भेजने वाले हो ना, उसमें आरबीआई का रेगुलेशंस आ जाएगा. ओके, विदाउट आरबीआई अप्रूवल, बिंदास करो, विदाउट आरबीआई अप्रूवल. प्रोवाइडेड पेमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स मेड कंप्लीटली फ्रॉम एलिजिबल एसेट्स एंड नो फेमा प्रोविजंस आर वायोलेटेड. अगर आप इंडिया से बाहर भेजोगे तो डेफिनेटली आपको अप्लाई हो जाएगा फेमा का प्रोविजंस. पर जितना पैसा वहां था उतने ही पैसों में से वहां आप इन्वेस्ट करो, नया घर खरीदो, जो करना है करो, आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है. इज दैट थिंग क्लियर? यस. चलिए थोड़ा आगे, ये था हमारा सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 6, जहां पर आप करंटली एक PRII हो, है ना, और आप जब PROI थे तब आपने बाहर कोई असेट बनाया, पैसा जमा किया, सिक्योरिटीज लिया, और अब आप PRII हो चुके हो. तो इंडिया आने के बाद आपको उन पैसों को, असेट्स को यूटिलाइज करना है, बेचना है, जो मर्जी चाहे करो, क्योंकि जब ओरिजिनल ही फेमा इन्वॉल्व नहीं था, अब आरबीआई कुछ नहीं करेगा. क्लियर? आगे सबसेक्शन 5, और उसी के साथ सबसेक्शन 6 भी जुड़ा है, जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी है. पढ़ो. सबसेक्शन 5 एग्जैक्टली उल्टा है ऑफ सबसेक्शन 4. 4 में क्या था? करंटली आप PRII थे, जब आपने असेट खरीदा, बैंक बैलेंस बनाया, सिक्योरिटी खरीदा, तब आप क्या थे? PROI. ना, यहां पे उल्टा है. करंटली आप हो PROI, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. पर आप इंडिया आए थे काम के सिलसिले में और आप बन गए PRII. आपने इंडिया में घर खरीदा, इंडिया के बैंक में पैसा जमा करवाया, इंडिया के शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, और आप बाद में अपने होम कंट्री वापस चले गए. अब होम कंट्री में जब आप वापस जा चुके हो, ओके, और आपको इंडिया के जो घर बनाए थे, पैसे थे, सिक्योरिटीज थे, उनको बेचना है या री इन्वेस्ट करना है, आरबीआई अभी भी आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाएगा. आरबीआई विल नॉट पुट अप एनी लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शंस अपॉन यू. व्हाई? क्योंकि जब आप PRII थे, आपने इंडिया में घर खरीदा, बैंक बैलेंस बनाया, सिक्योरिटीज खरीदा, तब क्या फेमा इन्वॉल्व होगा? जी नहीं, तब फेमा इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप भी PRII और असेट्स वगैरह भी इंडिया में, तो देयर इज नो फेमा. अब आप जब होम कंट्री जा चुके हो, PROI बन चुके हो, और आपके इंडिया के असेट्स वगैरह के साथ आपको डील करना है, डन, नो रेस्ट्रिक्शंस. बात समझ में आई? ऑल ऑफ अस पढ़ो एक बार. सबसेक्शन 5, करंटली यू आर अ PROI. ओके, a PROI may hold, own, transfer, invest in Indian currency, Indian security, immovable property situated in India, if acquired, held, owned by him when he was PRII or inherited from PRII. एकदम रेसिप्रोकल, एकदम उल्टा ऑफ सबसेक्शन 4. अगर आपको ये सबसेक्शन 4 और 5 समझ में आ जाते हैं, काम हो गया अपना. समझा ये आपको? ऑल ऑफ अस? ओके, चलिए. तो दोस्तों, हमने शुरुआत की सेक्शन नंबर 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जहां पर हमने बोला कि सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, यानी कि अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2, अगर किसी पर्सन को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए फॉरेन करेंसी का इनफ्लो या आउटफ्लो करना है तो वो कर सकता है. फिर सबसेक्शन 2 में जाके हमको पता चला कि अगर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इक्विटी या प्रेफरेंस, तो उसका पावर पूरा सीजी के पास है, और डेट इंस्ट्रूमेंट है तो उसका पावर पूरा आरबीआई के पास है. वो ही रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशंस बनाएंगे. पर फिर एक एक्सेप्शन पता चला
कि अगर आप PRII है तो वेदर आप डेट में करो या वेदर आप नॉन डेट में करो, आपका पूरा कंट्रोल सिर्फ RBI के पास होगा। मतलब जो ऊपर डेट और नॉन डेट में फर्क है, वो एक कंक्लूजन निकलता है कि दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ PROI। फिर हमने देखा सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5, जहां पर RBI का पावर नहीं लगने वाला है, क्योंकि जब ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस हुए थे तब फेमा बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था। क्लियर? अब इसी के साथ सबसेक्शन 6 जो एक लास्ट और प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, सेक्शन 6 कंप्लीट होने आ रहा है दोस्तों। पढ़िए, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। A PRII shall not undertake any capital account transaction which is not permissible by the GOIMEA, by the Government of India, Ministry of External Affairs, with a citizen or resident of Democratic People's Republic of Korea। क्या? कौन सा कंट्री है बेटा? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। और एनी एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और अदरवाइज इन DPRK, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया। दोस्तों एग्जाम में साउथ कोरिया मत लिखना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बहुत अलग है, बहुत अलग है। ओके, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कर दिया है पता है कि भाई इफ यू आर अ PRII you cannot have any transaction with any citizen or resident of North Korea or with any entity incorporated or otherwise in North Korea। प्रोहिबिट कर दिया है, प्रोहिबिट। लेकिन सर अगर मेरा ऑलरेडी कोई ट्रांजैक्शन था या ऑलरेडी वहां पर कोई एसेट था तो क्या? पढ़ो बेटा, एनी existing investment transactions with citizen or resident or entity incorporated or otherwise in the Democratic People's Republic of Korea or existing representative office or assets possessed in the Democratic People's Republic of Korea by PRII, which is not permissible, of course not permissible, okay, shall be closed, liquidated, settled within 180 days of the notification। दोस्तों ये नोटिफिकेशन 6 साल पुराना है, पर बहुत इंपैक्टफुल है। इसका इंपैक्ट ये था कि अगर आप और मैं PRII है तो हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन नॉर्थ कोरिया के कोई सिटीजन के साथ, कोई रेजिडेंट के साथ, कोई एंटिटी के साथ नहीं हो सकता। और अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन कोई नॉर्थ कोरिया के सिटीजन, रेजिडेंट या एंटिटी के साथ था, या हमारा कोई असेट वहां पर था, तो ये नोटिफिकेशन के इफेक्टिव होने के 180 डेज के अंदर अंदर भीतर हमें वो सब ट्रांजैक्शंस बंद करने थे और हमें सब असेट्स को लिक्विडेट करना था। प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एज पर सेक्शन नंबर 6, एज पर सेक्शन नंबर 6। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं ऑल ऑफ अस? तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है कि हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दिया है, तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा यहां पे कि हमने क्या क्या किया है। तो अगर मैं एक सम या समेशन बना लूं, इसको हम 3 हिस्सों में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर सेक्शन नंबर 2। सेकंड, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस 2000, जिसको हम लोगों ने फिर से 3 रोमन न्यूमरल्स में डाला था। रोमन न्यूमरल 1, permissible capital account
transactions. Roman numeral 2. Transactions on which no restrictions shall be imposed by RBI. And finally, Roman numeral 3. वो क्या था? Prohibited capital account transactions for PROI. ये हमारा सेकंड डिस्कशन था. थर्ड था कैपिटल अकाउंट अंडर सेक्शन नंबर 6. तो ये एक समरी है जिसमें हमने पूरे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का फ्लो बनाया है. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अपने आप में काफी बड़ा था दोस्तों. अगर आपको ये समझ में आ चुका है जो मेरे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पार्ट है, तो आपके लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को रिवाइज करना काफी आसान हो जाएगा. डिड यू फॉलो दिस ऑल ऑफ अस? राइट. तो जरा समझने की ट्राई कीजिए. ओके, ये है हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. अभी यहां पर है ना, मैं एक और पॉइंट डाल देता हूं, इंक्लूडिंग प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन with Democratic People's Republic of Korea. Democratic People's Republic of Korea. Right? Okay? So guys, ये जरा समझिए कि हम कहां पर है फिलहाल इन द चैप्टर. जरा समझने की ट्राई कीजिए. ये हमारी शुरुआत थी, आरंभ हमारे फेमा का. 7 पॉइंट का डिस्कशन था फेमा में. ओके, और हमने जो फर्स्ट लेक्चर करा उसमें हम लोगों ने एप्लीकेबिलिटी करी, फिर हम लोगों ने एनफोर्समेंट ऑफ फेमा अंडर सेक्शन 36 करा, फिर हम लोगों ने डेफिनेशंस करे, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी डिटेल में एग्जांपल्स के साथ. 3 डेफिनेशन: पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया? सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को पूरा डिटेल में कर दिया, है ना. क्यों? क्योंकि वहां पे भी 3 चीजें आ रही है. ये देखो, मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन नंबर 2, फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का रेगुलेशंस जो खुद 3 हिस्सों में या 3 रोमन न्यूमरल्स में बटा हुआ है, वो किया हम लोगों ने. फिर फाइनली कैपिटल अकाउंट अंडर सेक्शन नंबर 6 इंक्लूडिंग प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन विद नॉर्थ कोरिया. बात समझ में आई आपको? राइट. तो अगर आप जरा ये सेक्शन 6 को ध्यान से देखेंगे, जो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे. राइट. सो गाइस, हम लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिया है फेमा में मैक्सिमम कवरेज. दोस्तों, हमारे इन 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने द एप्लीकेबिलिटी, द एनफोर्समेंट, द डेफिनेशन एंड द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग द रेगुलेशंस कंप्लीट कर दिया है. अब हम जो हमारे थर्ड और लास्ट लेक्चर ऑफ फेमा में मिलेंगे, तब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस along with definitely its regulations, and हम लोग को और 2 सेक्शंस करने हैं दोस्तों, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4. तो आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फेमा वेरी सून. बाय बाय.